दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आज पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में, आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत ही प्यारा सेशन है और आज के सेशन में हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। देखो, अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो अपने आप में बहुत वाइड हो जाता है। और इस हिस्ट्री के पोर्शन में अगर मैं देखूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसका सबसे बड़ा वेटेज रहता है। मॉडर्न हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आपको 100% मिलते हैं। वो भी हम बात करें कैसे और किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि जो आज का जो सेशन है वो सिर्फ टू द पॉइंट चलने वाली क्लास है। और इस सेशन को जिस भी बच्चे ने अब ढंग से कर लिया, मेरे हिसाब से उसका एक भी क्वेश्चन नहीं कटना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके इस सेशन को तैयार किया है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी जरूर करना। आपको कंप्लीट प्ले लिस्ट मिलेगी इसकी, एक साथ पूरी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगी आपको एक ही क्लास के अंदर। 10 से 12 घंटे की जो क्लास होगी इसमें पूरा आपकी मैराथन रहेगी। अगर आपने पूरा ढंग से उसको क्वेश्चन कर लिया, आपने ढंग से उसका जो पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया, तो जहां तक मुझे लगता है एसएससी के द्वारा जो भी पेपर कंडक्ट कराया जाता है उसमें रैंडमली क्वेश्चन वो आते ही आते हैं। वो वही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बार बार वही रिपीट होते हैं। और एंसेंट हिस्ट्री की अगर बात करें, एंसेंट और मिडेवल, तो वहां से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल कल्चर का जो पोर्शन है वो स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से डालना शुरू कर दिया है। तो हम ये भी नहीं है कि सिर्फ अकेला मॉडर्न हिस्ट्री पर बात करेंगे। आगे चलकर क्लासेस जो आपको प्ले लिस्ट स्टैटिक का जो पोर्शन भी स्टार्ट होने वाली है, उन क्लासों के अंदर मैं आपको जो कल्चर का पोर्शन है, मंदिरों का निर्माण, वास्तुकला जितनी भी है, उन सभी पर हम बात करेंगे स्टैटिक के पोर्शन में। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जो है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले आपने सामने सवाल आता है आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत को करते हैं किस तरीके से करेंगे, कैसे इस चीजों को कवर करेंगे, उन सारी चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले पॉइंट जो स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत इतिहास के अंदर, तो वो रहेगा आपका, अगर मैं बात करूं आधुनिक भारत इतिहास में, सबसे पहले बात रहेगा तो हम बात करेंगे पहले भारत में यूरोपियों का आगमन। याद रखना, पहला टॉपिक करेंगे हम भारत में यूरोपियों का आगमन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के बारे में। जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका भारत में विस्तार कैसे हुआ, किस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने देश के अंदर भारत का एक उपनिवेश के रूप में किस तरीके से अपने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वर्चस्व स्थापित किया भारत के अंदर, उन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रिटिश काल की विभिन्न नीतियां, जैसे साम्राज्यवादी नीतियां हैं। तो साम्राज्यवादी नीतियों के अलावा अगर मैं बात करूं उनकी एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहीं पर उनकी शिक्षा नीतियों के बारे में और इंडस्ट्रियल जो नीतियां थी उनकी सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आप बात करेंगे 1857 की क्रांति और उसके विद्रोह को एक साथ पढ़ेंगे, कैसे इसकी शुरुआत होती है, इस शुरुआत के साथ साथ कौन सा क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं ब्रिटिश काल के प्रमुख गवर्नर जनरल जो होंगे या गवर्नर जितने भी बने हैं, उन सभी के बारे में एक एक चीज को हम पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड आउट करते जाएंगे, एक एक चीज को समझेंगे, बड़े प्यार से, बहुत प्यार तरीके से करेंगे, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, अगर बात करूं भारत के अंदर जो मूवमेंट रहा है, इंडियन मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट रहा है, कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए या फिर जो भी छोटे आंदोलन थे उन सभी चीजों के बारे में, या एग्रीकल्चर से पॉइंट ऑफ व्यू से जो आंदोलन चले थे उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद विविध के अंदर हम करेंगे जैसे जनजातीय आंदोलन थे, उन सभी चीजों एक्स्ट्रा जो चीजें बचेगी हम सारी कवर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करें भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। तो आगमन की जब भी बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले जो आने वाली कंपनी थी वो कौन थे, पुर्तगीज थे। अब आप लोग एक चीज ध्यान रखना, भारत में जो पुर्तगीज थे वो 1498 में भारत आए। आप लोग जानते हो कि भारत में सबसे पहले पुर्तगीज ही आए, क्योंकि वास्को डी गामा था भारत में आता है और जलीय मार्ग की खोज के द्वारा और पश्चिमी तट पर आकर कमोरिन नामक स्थान पर हम पहुंचता है। और जैसे ही हम बात करें, जमोरिन नामक राजा था, उसने उनका स्वागत किया। तो हम बात करें पुर्तगाली जो है 1498 में। उसके बाद भारत में आने वाला डच थे, डचों के बाद अंग्रेज आए 1608, और उसके बाद डेनिश 1620 में आते हैं। उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं 1668 में। तो आप लोग जानते हो कि सबसे पहले पुर्तगीज, उसके बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेजों के बाद डेनिश और डेनिश के बाद फ्रांसीसी। अब एक चीज ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था आगमन से, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसका सबसे पहले आगमन हुआ तो पुर्तगीज का। तो याद रखना 1498 में पुर्तगीज आते हैं, 1605 में डच आते हैं, वहीं पर अंग्रेज जो भारत में 1608 में आते हैं। उसके बाद अगर बात करूं डेनिश
तो डेनिस जो है 1620 में आते हैं, उसके बाद फ्रांसीसी 1668 में आते हैं। अब हम बात करें इस ईस्ट इंडिया कंपनीज की जो स्थापना की गई, इनके जो भारत में आने वाली जो कंपनीज थी उनके बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले हम बात करें पुर्तगीज जो कंपनी थी एस्तादो द इंडिया, याद रखना कौन सी कंपनी थी, एस्तादो द इंडिया, 1498 में इसकी स्थापना की गई थी। एस्तादो द इंडिया की 1498 में इसकी स्थापना की गई थी, तो याद रखना एस्तादो द इंडिया की 1498 में। वहीं पर अगर मैं बात करूं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। देखो दोस्तों ध्यान रखना यहां पर आगमन के टाइम में ये इन दोनों के सीक्वेंस में चेंज होता है। आगमन के टाइम में आप लोग देखोगे अंग्रेज 1608 में आती है, तो वहीं पर डच 1605 में आते हैं। तो कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे इसके ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में पहले हो जाती है। आ रही है बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको डिफरेंस ध्यान रखना। कई बार क्या होता है जिस तरीके से इनका आगमन करते हैं कि पुर्तगीज आए, डच आए, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर उसके बाद डेनिस आते हैं, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए कई बार हम कंपनी की सीक्वेंस पूछ ली जाती है स्थापना की, तो उसमें बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। ये माइनर सी गलती है लेकिन ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमारे से, तो इस चीज को थोड़ा ढंग से ध्यान करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में पहले होती है, जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना 1602 में होती है। याद रखना डच की कब होती है, 1602 में। इन चीजों को आप इस तरीके से कि पुर्तगीज कब है, 1498 में, तो इनकी स्थापना भी कब हो गई थी, 1498 में कंपनी की स्थापना हो चुकी होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो कब होती है, 1600 ईस्वी के अंदर, लेकिन भारत में ये कब आते हैं, तो भारत में 1608 में आते हैं। आ रही बात समझ में? वहीं पर अगर मैं बात करूं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो होती है वो होती है 1602 के अंदर। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है अंग्रेजों की, और डच की 1602 में। आगमन इनका 1605 में होता है। उसी के बाद डेनिस की अगर बात करें तो 1616 के अंदर इसकी स्थापना होती है। याद रखना डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना 1616 में होती है। उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी थी उसकी 1664 में। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि पहले पुर्तगीज आते हैं, फिर डच आते हैं, डच के बाद अंग्रेज और डेनिस और फ्रांसीसी। वहीं पर स्थापना की बात करें थोड़ा सा सीक्वेंस इन दोनों में चेंज करना है। अगर स्थापना की बात करें तो यहाँ ये होगा और यहाँ ये होगा स्थापना के टाइम में, तो याद रखना स्थापना में ब्रिटिश पहले होगा और डच बाद में आएगा। आ रही बात समझ में? तो पहले इनका आगमन देखोगे 1498 के बाद 1605, क्योंकि 1602 में इसकी स्थापना होती है। 1605 के बाद 1608 में अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों के बाद भारत में डेनिस आते हैं 1620 में, और उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं 1668 में। यहां तक कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए भाई। आ रही बात समझ में? यहां तक इट्स क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं आगे की यूरोपीय कंपनियों को भारत में आगमन के कारण क्या थे। एक चीज हमेशा याद रखना, भारत में यूरोपियन कंपनियां भारत में क्यों आई, यूरोपियन लोग आने का उनका मकसद क्या था, उनकी जो सोच थी वो क्या थी। हर कोई भी इंसान बिना काम के तो कहीं जाता भी नहीं है, हम ये जानते हैं, अपने दैनिक जीवन में जानते हैं। बिना जरूरत के कोई किसी को याद भी नहीं करता, हम जानते हैं इस बात को। तो सेम उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति है, कोई भी लोग हैं, जैसे यूरोपियन कंपनी है, वो भारत में क्यों आई, किस लिए आए वो भारत में यूरोपियन लोग। तो इस चीज पर अगर चर्चा करें तो सबसे बड़ा कारण था मसालों का व्यापार। उनको यूरोपियन लोगों को मसाले चाहिए थे, ठंडे इलाके थे, तो ठंडे इलाकों के अंदर जो मांस खाते हैं लोग, जो नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा थे, तो नॉन वेजिटेरियन लोग थे, उस मांस को रिजर्व करने के लिए, उस मांस को सुरक्षित करने के लिए मसालों का प्रयोग किया जाता था। तो याद रखना कि जो कंपनियां भारत में आई, यूरोपियन लोग, वो सबसे बड़ा उनका मकसद था मसालों का व्यापार करना, और मसाले लेने के लिए वो भारत में आते थे। और भारतीय जो क्षेत्र था वो मसालों से भरपूर भरा, पूरा ईस्टर्न साइड आप बोल सकते हो, ईस्टर्न एशिया साइड जितना भी था सारा मसालों के लिए प्रसिद्ध था। तो मसालों उनका सबसे बड़ा पहला मकसद था। बाद में आगे चलकर भारत में उनका वर्चस्व स्थापित होता है, बाद में आगे चलकर उनकी अलग अलग जरूरतें जो है भारत की तरफ से, भारत को एक उपनिवेश के रूप में बनाकर उसके बाद अपनी जरूरतों को पूरा किया उन्होंने, वो बातें अलग थी। लेकिन स्टार्टिंग दौर के अंदर सिर्फ मसालों को देखकर ही, ध्यान में रखकर ही वो भारत आए थे यूरोपियन लोग। तो हम बात करते हैं मसालों का व्यापार के लिए प्रमुख कारण सबसे बड़ा क्या था, मसालों का व्यापार ही था। किसका? यूरोपियन कंपनीज का। तो भारत में आने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? मसाले थे। मसालों के बाद अगर मैं बात करूं कि भारत में मसालों के व्यापार के लिए आते हैं, तो बात में आप लोग जानते हो कि आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी बात करते हैं अपन, कि आप लोग एक चीज जरूर ध्यान में रखना कभी भी, तो भारत का जो क्षेत्र था, जो पूरा भारत का जो क्षेत्र था, यहाँ से अगर आप देखो तो अरेबियन क्षेत्र था, यहाँ पर एक साम्राज्य था कस्तूनिया साम्राज्य, और इस कस्तूनिया साम्राज्य के अंदर भारतीय लोग यहाँ से व्यापार जो डायरेक्ट होता था स्थलीय मार्ग से होता था, ना कि
जलीय मार्ग से। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि वो लोग, ये कस्तूनिया जो था यहाँ पर, ये अरेबियन लोग थे जो यहाँ से व्यापार के लिए जाते थे। तो आप देखोगे उस्मानिया सल्तनत का कस्तूनिया जो है वो एशिया माइनर पर कब्जा कर लिया था इसने। जो अरेबियन लोग थे उनको हराकर कस्तूनिया साम्राज्य ने अपना कब्जा कर लिया। और जैसे ही इन्होंने इस साम्राज्य या इस मार्ग पर कब्जा कर लिया, जो स्थलीय मार्ग था, इस पर जैसे ही कब्जा हुआ तो उसके बाद हुआ क्या कि इस पर कब्जा होता है कब, 1453 ईस्वी में। तो यूरोपियन लोगों के लिए व्यापार करना बहुत ही मुश्किल हो चुका था, क्योंकि स्थलीय मार्ग को इन्होंने टैक्स ज्यादा लेना स्टार्ट कर दिया यूरोपियन लोगों से। तो इसी कारण यूरोपियन लोगों को पुनर्जागरण की ओर हम बढ़ते हैं। जब कई बार हम मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी देखते हैं, पढ़ते हैं, तो पुनर्जागरण का जो काल था यूरोप के अंदर उसी टाइम चल रहा था। और पुनर्जागरण का रियलिटी में मतलब क्या है कि वहां पर साइंटिफिक रूप से आविष्कार ज्यादा होने लगे, वहां पर साइंटिफिक रूप से आविष्कार होते, वहीं पर शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। और वहीं पर आप देखोगे साइंटिफिक रूप के अलावा जो दिशा सूचक थे उनका आविष्कार किया गया। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप देखोगे कि यूरोपियन का पुनर्जागरण काल इसी के पैरेलल स्टार्ट होता है। लेकिन इससे पहले हम देखें कस्तूनिया जो एशिया माइनर पर था, तो इस पर कब्जा करने के बाद अरब वाला क्षेत्र था वो उसके निरंतर में आ चुका था। और मसालों का व्यापार अंग्रेजों के लिए, सॉरी यूरोपियन कंपनियों के लिए क्या हो गया, अवरुद्ध हो चुका था। तो यूरोपियन लोग थे उनका व्यापार करने में दिक्कतें आने लगी, क्योंकि स्थलीय मार्ग पर जो अरब पर निरंतर किसका हो गया, कस्तूनिया का। तो एशिया माइनर पर पूरा कब्जा करने के बाद इनको इनसे परमिशन लेनी पड़ती, इनको टैक्स भरना पड़ता। जितना वो पैसा कमाने चाहते थे उतना पैसा कमा नहीं पाते थे। तो इसका चक्कर चलते कि यूरोप के पुनर्जागरण में मानवतावाद, वहीं पर आप देखोगे वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं और धर्म सुधार भी हुआ है। पुनर्जागरण में 3 चीजें हुई थी, वैज्ञानिक आविष्कार, मानवतावाद का विकास होता है और धर्म सुधार भी होते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो बनता है तो वो वैज्ञानिक आविष्कार बनता है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा या फिर यूरोपियन कंपनियों के द्वारा, अंग्रेज ना कहकर सॉरी, यूरोपियन कंपनियों के द्वारा वैज्ञानिक आविष्कारों का भरपूर फायदा उठाया। और इस वैज्ञानिक आविष्कारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था नवीन समुद्री मार्गों की खोज। देखो, डिस्कवर न्यू सी रूट्स जो थे, सी रूट की खोज होना बहुत बड़ी अपने आप उपलब्धि थी यूरोपियन लोगों के लिए। जैसे समुद्री मार्गों की नई खोज हो चुकी थी तो उस चीज के कारण उनको व्यापार करना आसान हो गया। अब उनको अरब क्षेत्र से गुजरना नहीं पड़ता था। आ रही बात समझ में? कस्तूनिया माइनर का जो क्षेत्र था, अरब कस्तूनिया का साम्राज्य के द्वारा अपना कब्जा करने के बाद उस क्षेत्र से अब इनको स्थलीय मार्ग ना करके वो जलीय मार्ग से व्यापार करने की आवश्यकता उनको महसूस हुई। और जैसे ही उन्होंने नवीन समुद्री मार्गों की खोज की तो इसी कारण उनका व्यापार संभव हो पाया और लगभग पूरे विश्व में यूरोप ने अपना वर्चस्व स्थापित करने का दमदमा रखा। आ रही बात समझ में? तो यही सबसे बड़ी चीज थी, जो समुद्री मार्गों की खोज सबसे बड़ी चीज थी जो पूरे विश्व के अंदर यूरोपियन लोगों को कब्जा करने में या यूरोपियन लोगों को उपनिवेश बनाने में सहायता देता है। आ रही बात समझ? अब हम बात करते हैं शुरुआती दौर में सबसे पहले किन किन की खोज की गई थी। तो आप देखोगे ब्राजील की जो खोज की गई, ब्राजील की खोज की गई पुर्तगाली था कैम्ब्रेल। तो याद रखना, ब्राजील की जिसने खोज की थी, जिस व्यक्ति ने ब्राजील को खोजा पहली बार, तो पुर्तगीज था, उसका नाम क्या था, कैम्ब्रेल था, और वो कहां का रहने वाला, पुर्तगाल का रहने वाला। तो आपसे कई बार सवाल पूछता है कैम्ब्रेल ने किसकी खोज की थी, तो कैम्ब्रेल ने ब्राजील की खोज की थी। आ रही बात समझ? पुर्तगीज का रहने वाला था। 1492 में अमेरिका की खोज होती है और कोलंबस के द्वारा। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था, स्पेन। माना जाता है कि कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था, ईस्टर्न साइड में आया था, लेकिन वो खोज कर किसकी बैठा, अमेरिका की, 1492 में। तो ये कोलंबस था कहाँ का, स्पेन का रहने वाला था। अगर मैं बात करूं आगे कि 1498 में भारत की खोज कौन करता है, तो वास्को डी गामा। याद रखना, भारत में वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज 1498 में हुई थी। यूरोपियन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा था 1498 में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज करते हैं कुक, और कुक जो है कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन के। तो आज भी हम ऑस्ट्रेलिया को जब भी पढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल, जो चोटी है सबसे ऊंची, माउंट कुक, इन्हीं के नाम पर रखा गया। उसके बाद हम देखते हैं कुक स्ट्रेट को भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ज्योग्राफी में कुक जल संधि को पढ़ते हैं, तो ये सारे इन्हीं के नाम पर। तो ऑस्ट्रेलिया के जो खोज करने वाले जेम्स कुक थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। उसके बाद न्यूजीलैंड और तस्मानिया जो थे रियासत, न्यूजीलैंड के जो तस्मानिया की खोज करने वाले थे वो कौन थे, तस्मान थे। हॉलैंड के रहने वाला तस्मान व्यक्ति था जिसने न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज की। तो याद रखना, न्यूजीलैंड की खोज करने वाले तस्मान थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो माउंट जेम्स कुक थे जो ब्रिटेन के रहने वाले थे। और भारत की 1498 में किसने की थी, वास्को डी गामा में। तो वहीं पर 1492 में अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने की। और ब्राजील की खोज कैम्ब्रेल ने की। कब की, पुर्तगीज का था, पुर्तगाल का रहने वाला था, तो कैम्ब्रेल ने इसकी खोज की। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा।
भाई इसकी पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी, टेंशन मत लीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि जो फ्रांसीसी थे उनका कैसे आवागमन हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले इनके जो व्यापारिक केंद्र थे या भारत के अंदर, तो उनके पर चर्चा कर लेते हैं। जो फ्रांसीसियों का जो केंद्र था, इनका पहली बात तो इनका जो सबसे लास्ट में आए थे 1668 में और 1954 तक रहे थे। तो आप लोग याद रखना, फ्रेंच जो लोग थे भारत में कब से कब तक रहे, 1668 से 1954 तक ये भारत में रहे थे। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना कि 1668 से 1954 तक भारत में रहे। और प्रथम इनका फर्स्ट सेंटर जो था वो कहाँ पर बना, सूरत में बना। तो याद रखना, फ्रांसीसियों की सबसे पहली जो फैक्ट्री लगाई गई वो कहाँ लगाई गई, सूरत में। कब, 1668 में। तो ये सूरत जो था यहाँ पर फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री थी। अब बात करूं मैं पुर्तगीज की, तो पुर्तगीज की बात करें 1498 से 1961 तक भारत में रहे। तो आप लोग याद रखना, आने वाले भी सबसे पहले कौन थे, पुर्तगीज थे, और जाने वाले सबसे अंत में कौन थे, पुर्तगीज थे। तो गोवा से जाते हैं ये। तो याद रखना 1498 में और 1961 के बीच के समय पुर्तगीज भारत में रहे हैं। तो प्रथम इनका जो सेंटर था, फर्स्ट जो सेंटर बना इनका कोचीन केरल में 1503 में इन्होंने स्थापना की थी। तो याद रखना, प्रथम जो सेंटर बनाया इन्होंने कोचीन केरल में बनाया। तो यहाँ पर 1503 में इन्होंने अपने फर्स्ट सेंटर की स्थापना की थी। तो इस बात को ध्यान रखना। तो कई बार सवाल रहता है, पुर्तगीज की पहली फैक्ट्री या पहला सेंटर कहाँ लगाया गया था, कोचीन में लगाया गया था। याद रखना, कोचीन के अंदर केरल में पहला सेंटर लगाया गया था। वहीं पर इनका समय क्या था, तो याद रखना 1961 में यहाँ से जाते हैं भारत से। तो ये चीज ध्यान रखना, 1498 से 1961 में जाते हैं। और उसके बाद कोचीन केरल के अंदर इसका पहला जो था वो सेंटर था। वहीं पर अगर मैं बात करूं फ्रांसीसियों के, हमने फर्स्ट सेंटर देखा सूरत के अंदर। तो आगे हम चलते हैं, डेनिस की बात करते हैं। तो डेनिस भारत में 1616 में आते हैं और 1745 तक ये भारत में रहते हैं। और प्रथम सेंटर इनका लगता है त्रावणकोर में लगता है। त्रावणकोर में क्या है, तमिलनाडु के त्रावणकोर में ये इनका प्रथम सेंटर लगता है। तो याद रखना, त्रावणकोर में किसका सेंटर लगता है, डेनिस का प्रथम सेंटर लगता है। तो वहीं पर अगर मैं बात करूं अंग्रेजों की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आपसे इनकी फैक्ट्रीज वगैरह भी पूछी जाएगी। तो पहला हमने देखा पुर्तगीज को, तो अब अंग्रेज को देखते हैं। 1608 में भारत में आते हैं। मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है ब्रिटिश, वो कब होती है, 1600 ईस्वी में पहली कंपनी की स्थापना हो जाती है। लेकिन भारत में 1608 में आते हैं और 1947 तक रहते हैं। और 1611 तक इन्होंने अपना एक सेंटर लगाया। प्रथम जो सेंटर बनाया मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम इनका प्रथम सेंटर था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, याद रखना ये चीज। 1611 में प्रथम जो है इनका मसूली सेंटर कहां पर लगाए थे ना, प्रथम अपनी फैक्ट्री अंग्रेजों ने लगाई थी मुस्लिमपट्टनम में लगाई। याद रखना, मुस्लिमपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री लगाने वाले अंग्रेज भी थे, तो उसी के साथ अंग्रेजों के साथ डच भी थे। अब आप लोगों को याद रखना है, डचों का और अंग्रेजों का प्रथम सेंटर कहाँ था, मुस्लिमपट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो डचों ने तो पहले बनाया होगा, स्वाभाविक सी बात है, और अंग्रेजों ने बाद में बनाया होगा, क्योंकि आने वाले भारत के आगमन में सबसे पहले कौन आते हैं, डच आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं, अंग्रेज आते हैं ना। इन दोनों में सबसे पहले आते कौन है, डच है। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पहले हो जाती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रथम जो केंद्र रहता है मुस्लिमपट्टनम में। तो याद रखना, मुस्लिमपट्टनम में अंग्रेजों का जो प्रथम केंद्र इन्होंने 1611 में बसाया था, तो वहीं पर डचीज ने किसका बनाया, 1605 में। तो याद रखना इस चीज को। अब आपके सामने बहुत सारे सवाल होंगे। सबसे पहला सवाल आपसे पूछेगा, सूरत में पहली फैक्ट्री किसने लगाई, पहला सेंटर सूरत कब बना, किसका बना, तो याद रखना फ्रांसीसियों का। दूसरा सवाल आपसे रहेगा कि कोचीन में पहला फैक्ट्री किसकी लगी थी या पहला सेंटर किसका बना था, तो पुर्तगीज का। आपसे रहेगा त्रावणकोर में किसका सबसे पहला सेंटर रहा था, तो त्रावणकोर में किसका रहा था, डेनिस का। उसके बाद आपसे पूछा डचीज का पहला सेंटर कहा था, तो मुस्लिमपट्टनम में। तो वहीं पर अंग्रेजों का भी पहला सेंटर कहा था, तो मुस्लिमपट्टनम में। 1605 और 1611 याद रखना है वहां पर। वहीं पर 1498 किसका रखोगे, पुर्तगीज का रखोगे। आर्य भाषा में यहाँ पर जमोरी नामक शासक था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत करता है। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। तो ये पोर्शन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोर्शन है और यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे भी जाते हैं। आप लोग ये चीज दिमाग में जरूर डालेना कि यहां से जो सवाल रहने वाले हैं वो टू द पॉइंट रहने वाले हैं, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मुस्लिमपट्टनम में किसकी पहली फैक्ट्री थी, या आपसे पूछेगा कोचीन में किसकी फैक्ट्री थी। तो ये चीज ध्यान रखना, या फिर डायरेक्ट आप क्वेश्चन देके कि आपसे पूछेगा कोचीन सबसे पहली फैक्ट्री किसकी बनी थी या पुर्तगीज की पहली फैक्ट्री कौन सी थी। तो इन चीजों को ध्यान में रखना। विद आप अगर आपको टाइम याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस टाइम के सिक्वेंस से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर आउट हो सकती है। नेक्स्ट रहता है हमारा कि पुर्तगीज के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक तो हमने थोड़ा बेसिक देखा था, किसने कौन सी फैक्ट्री कहाँ लगाई, पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई। अब हम बात करते हैं पुर्तगीज के बारे में। पहला स्टार्टिंग करते हैं कि पुर्तगीज 1498 से 1661 तक भारत में रहे थे।
तो इनका जो समय था उस टाइम में क्या क्या इन्होंने काम किए थे और क्या क्या कहाँ पर इन्होंने फैक्ट्रियां बसाई थी, सारी चीजों के बारे में जानेंगे। हाँ भाई देखो, पुर्तगीज की जब भी बात आती है, पुर्तगीज की बात आती है तो आपने पढ़ा था 1498 से 1961 तक इनका भारत में वर्चस्व रहा है। तो अब बात करते हैं पुर्तगाल के। पुर्तगाल के अंदर अब ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये अफ्रीका है, पूरा पूरा ये अफ्रीका महाद्वीप है। आप लोग जानते हो 54 इसके अंदर देश है, तो याद रखना 54 देश है। ये आपका अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक ओशन में भी साउथ अटलांटिक महासागर है, ये भी याद रखना आपको, साउथ अटलांटिक महासागर है। तो वहीं पर अगर मैं बात करूं तो ये क्षेत्र आपका इंडियन ओशन, हिंद महासागर आता है। ये आपका मेडागास्कर द्वीप है और इस मेडागास्कर और इस अफ्रीका के बीच में एक चैनल है बना हुआ है जो मोजाम्बिक चैनल कहलाता है। इसका नाम क्या है? मोजाम्बिक चैनल। याद रखना ये चीज, ये यहाँ पर चैनल कौन सा? मोजाम्बिक, मोजाम्बिक चैनल। ठीक है भाई, इस चीज को ये आप चीजें कंपेयर करोगे उतना ही अच्छा है। मैप के थ्रू आप चीजों को करोगे तो बहुत जल्दी चीजें सॉर्ट आउट होगी। आप लोग ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर आपको कैस्पियन सी दिखाई दे रहा होगा, तो विश्व की सबसे बड़ी झील भी मानी जाती है कैस्पियन सी को, आप लोग जानते हो इस चीज को। ठीक है भाई, अब एक चीज ध्यान रखो, ये लिस्बोन है। लिस्बोन से यहाँ से शुरू होकर पुर्तगीज का क्षेत्र था, जहाँ वास्को डिगामा के द्वारा यहाँ से जो रास्ता बनता है इनका, जो खोज की थी, तो यहाँ से तो ये कैप होप, गुड होप, आप लोग जानते हो कि अफ्रीका का दक्षिण जो क्षेत्र है वो दक्षिण अफ्रीका है, और दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम पॉइंट कैप होप, गुड होप, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बंदरगाह बनता है, किसका? दक्षिण अफ्रीका का। और यही बंदरगाह था जो अंग्रेजों का या सिर्फ जो यूरोपियन देश थे उनका रुकने का स्थान था। यहाँ से वो समुद्र से व्यापार करने के लिए आते और यहाँ पर आकर रुकते पहले, इसके बाद यहाँ से वो आगे जाते। ठीक है, याद रखना चाहिए। तो यहाँ से उसके बाद ये मोजाम्बिक चैनल को क्रॉस करते हुए ये यहाँ पर भारत के कालीकट या कोचीन क्षेत्र तक पहुंच पाते। तो ये चीज ध्यान रखना। ये वास्को डिगामा के बारे में बताया गया कि फर्स्ट जो व्यापार था, जिसे वास्को डिगामा था, वो भारत कैसे आया था? तो यहाँ से होते हुए कैप ऑफ गुड होप से वो फिर कालीकट पहुंचा था, कालीकट या कोचीन केरल के क्षेत्र में पहुंचा था। तो इस बात को ध्यान रखना, ये वास्को डिगामा के द्वारा यहाँ पहुंचा गया, तो ये मार्ग था ये सारा सारा। आ रही बात समझ में? अब हम बात करते हैं वास्को डिगामा इस क्षेत्र से भारत आया, तो हम बात करते हैं पुर्तगाल में सबसे पहले आया। तो फर्स्ट आने वाला था, सबसे बाद में भी गए थे, तो याद रखना ये बात है। सबसे आने वाले पहले कौन थे? तो पुर्तगीज थे, और बाद में भी जाने वाले कौन थे? तो पुर्तगीज ही थे, ये बात ध्यान रखना। यूरोप में पुनर्जागरण का काल था, और वैज्ञानिक प्रकृति के आधार पर अगर देखें तो पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, याद नाम क्या है? हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का व्यक्ति था। हेनरी द नेविगेटर जो थे वो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति थे, और साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति होने की वजह से ये नए आविष्कारों पर, नवीन खोजों पर बहुत विश्वास करते थे, बहुत इनका इंटरेस्ट था। इसी वजह से यूरोप को जो जलीय मार्ग मिले थे यूरोपियन क्षेत्रों में, तो ये इन्हीं की सबसे बड़ी देन, क्योंकि ये प्रमोट करते थे इन चीजों को, जो लोग खोजने का प्रयास करते उनको प्रमोट करते, इस चीज का बहुत प्रभाव रहता है। जैसे बोलते हैं ना, किसी भी अगर घर का या कहीं पर भी हम बात करते हैं किसी राष्ट्र का, अगर शासक अच्छा होगा, अगर शासक की जो सोच होगी तो जनता उसी पर काम करेगी, उसका जो लोकतंत्र होगा या फिर जो भी देश का शासन व्यवस्था है वो उसी की सोच पर काम चलेगी। तो सेम वैसे ही हेनरी द नेविगेटर था, इनका बहुत वो था इंटरेस्ट था। तो इनका प्रथम प्रयास हुआ 1487 के अंदर इनका पहला प्रयास किया गया। बार्थोलोमेव डियाजा जो था, इनको भेजा गया हेनरी द नेविगेटर के द्वारा 1487 में, और ये कहां तक खोज पाए? ये केप होप गुड होप तक जा पाए। अफ्रीका का जो हमने पीछे जो देखा था ये केप होप गुड होप है, यहां तक ही पहुंच पाए। कौन? डियाज जो थे वो कहां तक पहुंच पाए? डियाज जो थे सिर्फ और सिर्फ केप होप गुड होप तक पहुंच पाए। लेकिन जैसे हम बात करें सेकेंडरी जो भेजने वाले थे 20 मई 1498 को, 20 मई 1498 को किसको भेजा? तो वास्को डिगामा को भेजा। और वास्को डिगामा को भेजा कहां? तो केप होप गुड होप होते हुए दक्षिण अफ्रीका होते हुए वो भारत के कालीकट पहुंच गए। याद रखना कि पहले आने वाले वास्को डिगामा से पहले आने का जो प्रयास किया वो डियाज ने किया, और केप होप गुड होप तक पहुंच पाए। तो इनका जो रास्ता था केप ऑफ गुड होप तक इन्होंने बता दिया। उसके बाद वास्को डिगामा को और आसान हुआ और वहां से कालीकट पहुंचे। तो कालीकट पहुंचते टाइम केप ऑफ गुड होप पर इनको एक हेल्पर के रूप में एक भारतीय गुजराती व्यक्ति मिला, जिस गुजराती व्यक्ति का यात्री का नाम था अहमद इब्न मजीदी। याद रखना, जो वास्को डिगामा थे भारत में डायरेक्ट नहीं पहुंच पाए, भारत में जो आने का जो श्रेय जाता है वास्को डिगामा से आता है वो गुजराती यात्री थे, और गुजराती यात्री के द्वारा ही भारत में वास्को डिगामा को लाया जाता है। तो वास्को डिगामा भारत में गुजराती यात्री के सहयोग से पहुंचे थे, अहमद इब्न मजीदी के सहयोग से। जैसे ही वास्को डिगामा कालीकट
कालीकट पहुंचे तो कालीकट का शासक था जमोरिन, इसके द्वारा इसका स्वागत किया गया। तो आपसे सवाल रहेगा कि वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला व्यक्ति कौन था, तो याद रखना जमोरिन था। कालीकट का जो शासक था जमोरिन, तो जमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया गया। 20 मई 1498 को पुर्तगाल से वास्को डी गामा चलने थे और वो भारत में पहुंचते हैं 1498 में। तो अरब व्यापारियों द्वारा इस चीज का विरोध किया गया। देखो स्वाभाविक सी बात है, यूरोपियन लोगों का सबसे ज्यादा विरोधी जो बने थे वो कौन थे, अरेबियन लोग बने थे, क्योंकि अरेबियन जो मार्ग था वो किसके कंट्रोल में आया, अरेबियन लोगों के मार्ग में, कस्तूनिया जो साम्राज्य मार्ग था वो सारा अरेबियन के कंट्रोल में आ गया। तो वो कभी नहीं चाहते थे कि व्यापार करें यहाँ से अकेले, वो ही चाहते थे कि हम अपना वर्चस्व स्थापित रखें। तो यूरोपियन लोगों के अंदर जो अरेबियन जो व्यापारी थे, अगर बात करूं मैं यूरोपियन का विरोध करने वाले, तो अरेबियन लोग थे। इनके द्वारा कालीकट पर जैसे ही वास्को डी गामा पहुंचा तो इसका विरोध करवाया गया। तो याद रखना, तो वास्को डी गामा का विरोध करने वाले कौन थे, तो अरेबियन लोग थे। या फिर आप बोल सकते हो कि जो यूरोपियन कंट्री में सबसे पहले विरोध करना स्टार्ट किया वो अरेबियन लोगों ने स्टार्ट किया। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आते हैं और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उनका स्वागत किसने किया, तो जमोरिन के द्वारा। और किसके सहयोग से वो भारत आए, तो अहमद इब्न मजीदी के सहयोग से वो भारत आते हैं। आ रही बात समझ में, यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि इनके शासन के विस्तार की बात करते हैं। तो पुर्तगीज के, तो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनती है वो 1498 में हमने पढ़ा था। आने वाले भी पहले थे और कंपनी की स्थापना भी इन्होंने की थी। प्रथम केंद्र हमने पढ़ा था इनका, तो कोचीन था जो केरल के अंदर 1503 में बनता है। तो याद रखना कोचीन के अंदर प्रथम केंद्र इनका 1503 में बनाते हैं। और द्वितीय जो केंद्र बनता है इनका कन्नूर में बनता है जो केरल में ही बनता है। तो याद रखना प्रथम और सेकेंडरी दोनों के दोनों जो केंद्र बनते हैं, प्रथम और सेकेंडरी दोनों के दोनों जो पुर्तगीज के जो केंद्र बनते हैं वो केरल में ही बनते हैं 1503 और 1505। याद रखना ये क्षेत्र कौन सा है, मालाबार तट बोल सकते हो अब, ये मालाबार तट वाला पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है जहां पर इनको ये दोनों है। वहीं पर प्रथम आने वाला जो गवर्नर था वो कौन था, फ्रांसिस डी अल्मीडा। याद रखना भारत में आने वाला प्रथम गवर्नर जो था पुर्तगाल का, या पुर्तगाल के द्वारा प्रथम गवर्नर जो भेजा गया भारत में, फ्रांसिसो डी अल्मीडा। याद रखना डी अल्मीडा को भारत में भेजा गया पहली बार, ठीक है। तो याद रखना प्रथम गवर्नर बनकर भारत में जो आता है फ्रांसिसो डी अल्मीडा आता है, 1505 के अंदर आता है। ये बात भी ध्यान में रखना। पुर्तगाल के अंदर हेनरी द नेविगेटर ये राजकुमार थे और शासक कौन था, मैनुअल प्रथम। तो ये भी याद रखना है, शासक कौन थे, मैनुअल प्रथम थे। एक राजकुमार कौन था उस टाइम, तो हेनरी द नेविगेटर थे। इनको उपाधि दी गई हेनरी द नेविगेटर, ये डॉन हेनरिक के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। भारत में अगर मैं बात करूं, भारत में किसका साम्राज्य था जब पुर्तगीज भारत में आए, तो दिल्ली सल्तनत का टाइम था और दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी का वंश चल रहा था। आ रही बात समझ में, सिकंदर लोदी का वंश चल रहा था, सिकंदर लोदी या लोदी वंश का साम्राज्य चल रहा था। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये कई बार सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही माइनर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। कई बार सवाल पूछा जाएगा कि भारत में जब पुर्तगीज आए तो उस टाइम भारत में शासन व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में किसकी थी, तो याद रखना लोदी वंश था, सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था। तो वहीं पर अगर बात करूं मैं, साउथ में विजयनगर साम्राज्य भी था और विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो नरसिंह राव द्वितीय थे। याद रखना तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, तो हरिहर बुक्का। याद रखना हरिहर बुक्का, हरिहर बुक्का के द्वारा ये इनका साम्राज्य का साम्राज्य बनाया जाता, स्थापना की जाती है। तो हरिहर बुक्का के द्वारा बसाया गया विजयनगर साम्राज्य था। आपसे पूछ ले कई बार ये नदी कौन सी था, तो याद रखना हम्पी, हम्पी इसकी कैपिटल थी और नदी कौन सी थी, पंपा, पंपा नदी। पंपा नदी कहते थे किसको, तुंगभद्रा नदी। तो आज की वर्तमान में जो तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा नदी जो कृष्णा की सहायक नदी है, इस नदी के किनारे पर ये विजयनगर साम्राज्य था। कई बार सवाल पूछा जाता है और इसकी कैपिटल जो थी वो क्या थी, हम्पी थी। याद रखना, ठीक है। हरिहर बुक्का के द्वारा ये साम्राज्य बसाया गया था। तो उस टाइम इसका साम्राज्य किसका चल रहा था, शासन व्यवस्था नरसिंह राव द्वितीय की साम्राज्य व्यवस्था चल रही थी। अगर मैं बात करूं गुजरात में, तो महमूद बेगड़ा का शासन था। याद रखना महमूद बेगड़ा का शासन था। तो पुर्तगीज जब भारत में है तो गुजरात में महमूद बेगड़ा थे। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करूं तो लोधी वंश था। साउथ की अगर बात करूं तो विजयनगर साम्राज्य था। आ रही बात समझ में, साउथ में विजयनगर साम्राज्य था। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत सेंटर में चल रही थी, आपको बोल सकते नॉर्थ साइड में। वहीं पर गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन था। आ रही बात समझ में, यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी आपको। जैसे मैंने बताया आपको मैनुअल प्रथम पुर्तगीज का उस टाइम शासक थे, वहीं पर नेविगेटर क्या थे, राजकुमार थे। आगे हम चलते हैं, वास्को डी गामा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं क्योंकि आने वाले व्यक्ति यही थे और कई बार इनसे सवाल पूछा भी जाता है, तो इनको थोड़ा सा कवर करते हैं कि वास्को डी गामा 20 मई 1498 में कालीकट पहुंचते हैं और किसके सहयोग से पहुंचते हैं, अहमद इब्न मजीदी। अहमद इब्न मजीदी के सहयोग से, ये गुजरात का व्यापारी था और गुजरात का यात्री था, इसके सहयोग से भारत पहुंचते हैं
और कालीकट में इसका जो स्वागत किया गया वो किसके द्वारा किया गया, जमोरिन के द्वारा इनका स्वागत किया गया। तो वहीं पर जिस जहाज पर ये आए थे, साओ गैब्रियल, याद रखना, जिस जहाज पर ये आए उस जहाज का नाम क्या था, साओ गैब्रियल, याद रखना, जिस जहाज पर ये भारत आए थे उस जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। ठीक है, बात समझ में आई। और जिस क्षेत्र से होते हैं वो कैप ऑफ गुड होप, आप लोगों को मैंने बताया डियाज नाम के पहले व्यक्ति थे जो इनसे पहले आए थे। डियाज जो थे वो सिर्फ कहां पर पहुंच पाए, वो कैप ऑफ गुड होप तक, लेकिन कैप ऑफ गुड होप से वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे अहमद इब्न मजीदी के सहयोग से। आ रही है बात समझ में? ये आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी, बहुत ही प्यारी तस्वीर है, वास्को डी गामा साहब ये। ठीक है, अरब व्यापारियों ने इनका विरोध किया। तो आपसे सवाल रहेगा वास्को डी गामा का विरोध करने वाले कौन थे, तो अरबियन लोग थे, अरब व्यापारी थे। उसके बाद काली मिर्च का व्यापार से 60 गुना मुनाफा। जब ये भारत से गए तो यहाँ से जाते टाइम क्या लेके गए, काली मिर्च। मैंने बताया आपको शुरुआत में ये मसालों के लिए ही आए थे और मसाला ही इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण था, जो मुख्य कारण जो था भारत में आने का यूरोपियन कंपनियों का मसाले ही थे। तो काली मिर्च का व्यापार किया, 60 गुना मुनाफा कमाया यहाँ से जाने के बाद। आने जाने का सारा रास्ता का जितना खर्चा लगा उसका भी 60 गुना मुनाफा इन्होंने काली मिर्चों को ले जाकर व्यापार किया इन्होंने। तो आप सोच सकते हो, क्योंकि इसी कारण यूरोपियन जो लोग थे वो अट्रैक्ट हुए थे भारत की ओर। 1502 में दोबारा भारत आया, ये भी बात ध्यान रखना है। पहली बार कब आया तो याद रखना 1498 में। दूसरी बार कब आया तो याद रखना 1502 में। कब आया, 1502 में। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं 1503 में कोचीन में प्रथम फैक्ट्री बनती है और 1524 में तीसरी बार भारत आता है। तो आपसे सवाल रहेगा तीसरी बार भारत कब आता है, 1524 में। पहली बार 1498, दूसरी बार आता है 1502 में और तीसरी बार आता है 1524 में। इनकी डेथ होती है 24 दिसंबर 1524 को कोचीन केरल में ही इनकी डेथ हो जाती है। आ रही बात समझ में? अब सवाल ये रहता है कोचीन में, या फिर आपसे बोल रहे कि वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ होती है, तो भारत में ही होती है। बोलते हैं ना कि जो आ गया सो आ गया, वापिस जा भी नहीं पाया। सीधी सी बात है, ये गहरा समुद्र था और भारत को एक बार स्टार्टिंग में समझ नहीं पाया, लालच बढ़ता गया और यहीं पर उनका मृत्यु प्राण। बोलते हैं ना कि क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा, व्यापार का चक्कर में सारा कुछ कर बैठा और उसके बाद ये काम होकर यहीं पर रह गया। ठीक है, तो 24 दिसंबर 1524 को यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपसे सवाल रहेगा ऐसा व्यापारी जो भारत में आया और भारत में उसकी मृत्यु हो गई, तो याद रखना वास्को डी गामा 1524 में इनकी डेथ हो जाती है भारत के कोचीन के केरल के अंदर। आ रही बात समझ में? आप लोग जानते हो भारत में 3 बार आने वाला व्यक्ति था। तो आपसे सवाल रहेगा वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया, तो याद रखना 3 बार भारत में आया। 3 बार 1498 के बाद 1503 और 1502 और 1502 के बाद कब आया, 1524 में आया। आ रही बात समझ में? उसके बाद हम प्रमुख पुर्तगाली गवर्नरों के बारे में बात करते हैं, जो पुर्तगीज जो गवर्नर है उनके बारे में। तो फ्रांसिसो डी अल्मीडा, याद रखना फ्रांसिसो डी अल्मीडा प्रथम गवर्नर थे पुर्तगीज के भारत में आने वाले, और 1505 में इनका आगमन होता है। और नीले पानी या शांत जल, देखो ब्लू वाटर पॉलिसी देने वाले कौन व्यक्ति थे, यही थे। सीधी सी बात याद रखना। आपसे सवाल रहेगा ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दी, तो फ्रांसिसो डी अल्मीडा ने दी थी। ये बात कई बार सवाल पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। फ्रांस जब भी इंस्टीट्यूशन जो ब्लू वाटर पॉलिसी वो किसकी देन थी, तो याद रखना फ्रांसिस डी अल्मीडा। आप लोग जानते हो कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क अगले आने वाले गवर्नर थे। तो याद रखना दूसरा गवर्नर कौन था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था भारत में आने वाला। वहीं पर मैं बात करूं भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी किसे माना जाता है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पुर्तगीज में सबसे खतरनाक या बोल सकते हो सबसे संस्थापक जो वास्तविक संस्थापक माना गया पुर्तगीज का, वो किसे माना गया, अल्बुकर्क को। ठीक है, और आप देखोगे ये होमरूज का रहने वाला 1505 में होमरूज, मलक्का और गोवा, इन तीनों पर इसने कब्जा किया। तो ये भी याद रखना। और उसके बाद गोवा को 1510 में बीजापुर शासक यूसुफ शाह से इसने छीन लिया था। याद रखना बीजापुर का जो शासक था यूसुफ शाह, इसे छीनकर इसने अपना वर्चस्व स्थापित किया अल्बुकर्क ने। वहीं पर कोचीन को इसने केंद्र बनाया। ठीक है, और भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति। अब ये इंपॉर्टेंट है, ब्लू वाटर पॉलिसी तो दी, किसने दी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी डी अल्मीडा ने दी। वहीं पर अल्बुकर्क ने क्या दिया, तो भारतीय महिलाओं के साथ विवाह कर फैमिलियर होकर यहाँ पर वर्चस्व स्थापित करना। सती प्रथा पर रोक करने वाला पहला प्रयास किसने किया था, वो किया था अल्बुकर्क ने। तो सती प्रथा पर रोक के लिए प्रयास पहला किसने किया था, अल्बुकर्क ने किया। ये भी बात याद रखनी है।
पुर्तगीज था, ठीक है, फिर भी सती प्रथा को भारतीय संस्कृति से विरोध किया, भारतीय संस्कृति जो रूढ़िवादिता थी उसका विरोध किया किसने, अल्बुकर्क ने। ये भी ध्यान रखना है। महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए इसने जो सहयोग की, सीधी सी बात है, जो पुर्तगीज थे उनको बढ़ावा दिया महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए, ठीक है। वहीं पर अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, नीनो डी कुन्हा, क्या होना है, नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा की बात आती है तो गोवा को राजधानी बनाया। देखो यूसुफ शाह से, बीजापुर के शासक यूसुफ शाह, उससे गोवा छीन लिया गया 1510 में, तो राजधानी किसने बनाया, नीनो डी कुन्हा ने से, क्योंकि केंद्र जो बनाया पहले कोचिन केंद्र बनाया किसके द्वारा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। वहीं पर गोवा की राजधानी किसने बनाया, तो डी कुन्हा ने बनाया। हुगली व सेंट थॉमस बस्ती का निर्माण किया, हुगली नदी किनारे पर सेंट थॉमस बस्ती का निर्माण किया, हुगली और सेंट थॉमस। वहीं पर बसीन में द्वीप का अधिकार किया। देखो दमन द्वीप का क्षेत्र था, इस पर अधिकार किसने स्थापित किया, नीनो डी कुन्हा ने। वहीं पर बहादुर शाह गुजरात के शासक थे, इसकी मृत्यु के बाद जो बहादुर शाह थे उनकी मृत्यु के बाद गुजरात को भी इसने अपने अंडर में कर लिया था। तो गुजरात पर वर्चस्व स्थापित अंतिम रूप से नीनो डी कुन्हा ने बहादुर शाह की डेथ के बाद इसने किया था। ये थे इसके वो गवर्नर। और अगर बात करूं इनका योगदान क्या रहा भारत के अंदर, तो भारत में पुर्तगीज का जो योगदान रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत में पुर्तगीज का योगदान देखें अगर, तो सबसे पहले इनका योगदान देखें तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो देन थी वो किसकी थी, तो गोवा के अंदर जो प्रिंटिंग प्रेस की जो देन रही है वो किसकी रही है, तो याद रखना ये रही है गोवा की, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस की देन जो है गोवा की रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं गोवा के अंदर सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस, जो आपसे सवाल पूछा जाएगा भारत में प्रिंटिंग प्रेस देने का सहयोग किसको जाता है, तो पुर्तगीज को जाता है। आ रही है बात समझ में। फसल के अंदर बात करूं मैं तंबाकू, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, सभी लोग ध्यान रखना इस चीज को। तंबाकू, तंबाकू के बाद अगर मैं बात करूं लाल मिर्च, लाल मिर्च के बाद पपीता, पपीता के बाद आलू, आलू के बाद मक्का, टमाटर, कहवा, अमरूद, अनानास, अल्फांसो आम, जिसे जीआई टैग दिया गया महाराष्ट्र के अंदर अल्फांसो आम है, ये हाल में जीआई टैग दिया गया था पीछे। तो तंबाकू का आपसे पूछा जाएगा लाल मिर्च और तंबाकू, लाल मिर्च और तंबाकू, जो तंबाकू है इसको जो खेती करने का जो श्रेय जाता है वो किसने स्टार्ट करवाया था, पुर्तगीज ने स्टार्ट। तो पुर्तगीज से हमें क्या क्या सीखा, एक तो प्रिंटिंग प्रेस, उसके बाद पहले इसका छापा खाना बनता वो गोवा में। तो तंबाकू इनकी फसलों के देन थी, लाल मिर्च थी, आलू, मक्का, टमाटर, कहवा जो आपकी कॉफी उसका देन थी, उसके बाद अल्फांसो आम भी इन्हीं की देन थी। और जहाज निर्माण कला भी इनका सहयोग था। शिप बिल्डिंग आर्ट जो देन है वो किसकी है, वो पुर्तगीज के द्वारा ही दी गई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ईसाई धर्म के अंदर, तो ईसाई धर्म के अंदर जो चर्च जो है वो गोथिक स्थापत्य कला में बने हुए हैं। जो चर्च है ये आपकी गोथिक स्थापत्य कला, याद रखना। और इस गोथिक स्थापत्य कला को देन है जो सेंट थॉमस ने केरल के अंदर गोथिक स्थापत्य कला में चर्च का निर्माण किया था 1510 में, तो ये चीज ध्यान रखना। और ये जो चर्च का निर्माण किया किसने, पुर्तगीज के द्वारा, सेंट थॉमस के द्वारा केरल के अंदर फर्स्ट जो 1510 के अंदर गोथिक स्थापत्य कला। तो याद रखना जो चर्च थे उनके गोथिक स्थापत्य कला के निर्माण थे। तो भारत में गोथिक स्थापत्य कला किसकी देन है, ये स्टैटिक के अंदर पूछ लिया था कई बार, तो पुर्तगीज की ही देन है। और अगर बात करूं प्रथम पादरी की, अगर बात करूं फर्स्ट पादरी की बात करूं तो फ्रांसिस जेवियर भारत के प्रथम पादरी भी बन के आए थे। तो ईसाई धर्म के अंदर प्रथम पादरी जो बने थे, जो आप बोलते हो कि आपने कभी चर्च में गए हो तो आपको दिखाई देगा उनके पादरी होते हैं मुख्य। तो जो पादरी जो थे भारत के अंदर, फ्रांसिस जेवियर जो प्रथम भारत के पादरी रहे हैं। अब बात आती है कि इनके पतन के कारण क्या रहे थे, फ्रांसीसियों के सॉरी पुर्तगीज के जो पतन के कारण क्या रहे थे। तो धार्मिक असहिष्णुता, देखो भारत में जो धार्मिक रीति रिवाजें थी उनके अंदर इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू किया और इसी कारण ये भारत में इनका पतन का सबसे बड़ा कारण बना। उसके बाद अगर बात करूं यूरोपीय कंपनियों में आपस में संघर्ष था। तो आप लोग जानते हो कि भारत में जितनी यूरोपीय कंपनियां तो इनका एक दूसरे के साथ संघर्ष ज्यादा था। तो ये भी दूसरा कारण किसके लिए, पुर्तगीज के लिए था, क्योंकि ब्रिटिश जो थी वो वर्चस्व रही थी अपने आप में। कार्टेज, अल्मीडा काफिला या समुद्री लूट की नीति, जो ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी इसके द्वारा, या फिर समुद्री जो लूट की नीति बनाएगी वो भी सबसे बड़ा, क्योंकि समुद्र ज्यादा लूटते, जहाजों को लूट लेते थे, ये सबसे बड़ा इनका मुख्य कारण रहा था जो इनका पतन के कारणों में। ठीक है, तो वहीं पर अगर मैं बात करूं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा का जो अगर गवर्नर की बात करूं जाते टाइम, तो बोसा, देखो भारत तो स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम अगर गोवा का गवर्नर कौन था, तो बोसा थे। और अंतिम गवर्नर 1961 में जब ये भारत से गए तो कौन थे, मैनुअल एंटोनियो, याद रखना मैनुअल एंटोनियो अंतिम गवर्नर थे जब भारत स्वतंत्र हो गया 1961 के अंदर। सॉरी 1947 के बाद भारत में 1961 के अंदर जो अंतिम रूप से जो गवर्नर के रूप में रहे थे मैनुअल एंटोनियो। ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को जीता गया था। तो याद रखना ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगाली बस्ती गोवा दमन दीव को भारत में विलय कर लिया गया। और वाइस किंगडम और समान नागरिक संहिता 19 दिसंबर 1961,
गोवा को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे सवाल रहेगा गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो देन है वो यहीं से देन है। तो याद रखना जो भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 144 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को रिप्रेजेंट करता है, तो कहाँ से स्टार्ट है, तो संपूर्णतः जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था वो कहाँ पर है, गोवा के अंदर लागू, आज भी गोवा के अंदर लागू है। तो याद रखना। तो ये चीज थी कि आपसे कई बार फैक्चुअल डाटा ये पूछ जाते हैं कि पुर्तगीज का बोस्सा जो था स्वतंत्रता समय था, अंतिम कौन था, इमैनुअल थे। याद रखना इमैनुअल एंटोनियो जो अंतिम थे, उसके बाद ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को जीता गया था। यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होगी। तो आज का जो सेशन है वो यहीं तक सही है, उसके बाद हम आगे की क्लासें अगली क्लास में आपको मिलेगा। ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्लास में ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में। आज हमने पुर्तगीज पढ़ा, आगे ब्रिटिश के बारे में, डच के, एक एक चीजों को कवर करेंगे। इसके बाद जो फैक्चुअल डाटा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जैसे आज आपने पढ़ा पुर्तगीज के बारे में पढ़ा, सहिष्णुता कहानी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। उसके बाद हमने देखा जहाज निर्माण की जो कला है, गोथिक कला है, ये सारी हमने कहाँ से प्राप्त की, पुर्तगीज की। पेपर का निर्माण, जो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई, वो पुर्तगीज की ही देन है। तो उसके बाद हम बात करते हैं तंबाकू जैसी फसलों की खेती जो है भारत में जो देन है वो किसकी है, पुर्तगीज की है। तो ये हम पुर्तगीज के लिए आज की क्लास रहेगी। उसके बाद कल जो क्लास रहेगी फ्रांसीसियों में, आपको प्ले लिस्ट के अंदर एक एक क्लास मिलती जाएगी, आपको एज इट इज क्लास है। उसके बाद आफ्टर क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरी PDF डाल दी जाएगी। ठीक है भाई। तो आज के सेशन के लिए इतना काफी है। ठीक है, धन्यवाद।